पर वही चल रहा है, टॉपिक नया है। टॉपिक का नाम है फ्रिक्शन। टॉपिक का नाम है फ्रिक्शन। नाम तो बहुत सुना है आपने, बस 11th में इसकी मैथमेटिक्स भी ऐड हो जाएगी, और मेनली फिजिक्स में पढ़ना ही मैथमेटिक्स होता है, सीरियसली, ठीक है ना। इस यूनिवर्स की लैंग्वेज ही मैथमेटिक्स है। फिजिक्स का मतलब ही यही है कि जो नेचर में रहस्य है, जो जितनी भी थ्योरीज हैं, वो मैथ में पैक करके दीजिए। तो चलिए आज फ्रिक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक गलत फहमी है, वो पहले दिन से ही निकाल दीजिए कि फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है। ये क्या कह दिया मैंने, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपके लिए, है ना। लेकिन आप बेटा दिमाग से निकाल दीजिए कि फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है। फ्रिक्शन मोशन का नहीं, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, या रिलेटिव स्लिपिंग। स्लीपिंग नहीं, स्लिपिंग, ये स्लिप मारने वाला, रिलेटिव स्लिपिंग, ये अंतर है बेटा। और धीमे धीमे जैसे ये टॉपिक आगे बढ़ेगा, आप एक्यूरेट होते चले जाओगे, समझ में आता चला जाएगा। रिलेटिव स्लिपिंग या रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, ना कि मोशन का, ठीक है, ध्यान रखना। तो फिर बाकी बातें तो धीमे धीमे मैं सिखाई दूंगा। तो फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो मोशन का नहीं, रिलेटिव मोशन का अपोज करती है। कई बार तो आपको धीमे धीमे समझोगे कि कई बार तो मोशन ही फ्रिक्शन की वजह से होता है, मोशन ही पॉसिबल फ्रिक्शन की वजह से हो पाता है, ठीक है। चलिए, तो फ्रिक्शन मोशन नहीं, रिलेटिव मोशन या रिलेटिव स्लिपिंग का अपोज करता है। डेफिनेशन वगैरह बाद में बताऊंगा। फ्रिक्शन बेटा दो तरीके का होता है। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब, जैसे यदि कोई बॉडी, काइनेटिक माने मोशन, यदि कोई बॉडी भग रही है, चल रही है, ठीक है, उस समय जो फ्रिक्शन एक्शन में होगा, उस समय जो उसके रिलेटिव मोशन का अपोज कर रहा होगा, हम उस फ्रिक्शन को बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक यानी चलती हुई बॉडी को जो अपोज करता है, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। और एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। अब ये समझना, यानी जो मेन चीज है ना, सीरियसली बताता हूं, फ्रिक्शन में जो मेन और इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो मेहनत का काम है, वो ये है। यदि आपको स्टैटिक फ्रिक्शन समझा पाया मैं, या आपने समझ लिया, तो फ्रिक्शन तो खत्म कहानी। तो चलिए मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। इसकी डेफिनेशन तो बड़ी सिंपल, कि देखो एक बार एक हल्का सा फिगर भी बता देता हूं, है ना। अच्छा फिर से सुनो, काइनेटिक फ्रिक्शन भी दो पार्टों में डिवाइड कर देते हैं हम। एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और एक रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन के लिए मैं इमेज बनाता हूं। माना ये कोई सरफेस है और कोई बॉडी इस पे स्लाइड कर रही है। मान लो आपने कोई फोर्स लगाई, कोई एफर्ट लगाए, ये है अप्लाइड फोर्स, एफ ए। मैं जो एफ ए लिखूंगा उसका मतलब होगा अप्लाइड फोर्स, और ये बॉडी धूम मचाले भग रही है। अब ये भग रही है, तो बेटा ये जो बॉडी है, एक मिनट, ठीक है, सपोज करो ये कोई सरफेस है, ठीक है, एक मिनट, ये ले लेता हूं। ये नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा उबड़ खाबड़ है, लेकिन चलिए, हाँ, तो फ्रिक्शन पढ़ा रहा हूं ना, तो बढ़िया फ्रिक्शन होगा। देखिए ये कोई सरफेस है, इस पर ये बॉडी चलेगी, क्लियर है ना, ये बॉडी चलेगी, आपको ये दिख रहा है ना, ये सरफेस है, इस पे ये बॉडी स्लाइड करेगी। तो इन दोनों के कांटेक्ट में ये जो कांटेक्ट है, इनके बीच में एक फ्रिक्शन एक्टिवेट हो जाता है। यानी ये बॉडी ये इस कवर, मोबाइल कवर का अपोज करेगी, ठीक है। तो अब मैं एक एरो दिखा रहा हूं, एरो, ठीक है, फ्रिक्शन का। वो फ्रिक्शन ना यहां लगेगा, यहां, और उसका नाम मैं रखूंगा एफ के। स्मॉल एफ माने फ्रिक्शन, के माने काइनेटिक फ्रिक्शन। एफ माने फ्रिक्शन, के माने काइनेटिक फ्रिक्शन। यदि ये बॉडी इधर जा रही है और ये जो नीचे सरफेस है वो रेस्ट पर है, प्लीज ध्यान रखना, नीचे वाला सरफेस रेस्ट पर है, ठीक है ना। मैंने अभी जब स्लाइड किया था तो सिर्फ इसको मूव करा रहा था, ठीक है, ये, ठीक है। हाँ, रफ सरफेस पर भी फ्रिक्शन होगा ना। अरे रफ पर ही तो होता है देव, रफ पर ही होता है फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन तो एक ऐसी चीज है जिसे हम सवालों में सुविधाजनक स्थिति पाने के लिए जीरो मान लेते हैं, वरना फ्रिक्शन सब जगह होता है, फ्रिक्शन जीरो हो ही नहीं सकता, ठीक है।
अब जैसे हम स्ट्रिंग को मासलेस मान लेते हैं, वो मान लेते हैं, होती थोड़ी नहीं है, ऐसी फ्रिक्शनलेस मान लेते हैं, होते थोड़ी नहीं है। आज हम उस फ्रिक्शन की बाल की खाल निकाल रहे हैं। तो यदि ये बॉडी ऐसे जा रही है, ये तो रेस्ट पे नीचे, इसको क्या बोलूं मैं, इसको ये फाइल है, ये एक्चुअली एक फाइल है, ठीक है, और ये कवर है, तो फाइल रेस्ट पर है, कवर यूं जा रहा है, ठीक है। तो अब आ जाइए, यदि ये बॉडी इसके रिलेटिव इधर जा रही है, ये जो बॉडी है ये इधर जा रही है, रिलेटिव मोशन इसका इधर है इसके रेस्पेक्ट, तो फ्रिक्शन उस रिलेटिव मोशन के अपोजिट है। चेक करिए, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन के अपोजिट है। ये फ्रिक्शन फोर्स मैंने किस पे दिखाई है, ध्यान। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, जैसे मैं यूं हाथ रगड़ता हूं तो फ्रिक्शन की वजह से हीट बनी, तो फ्रिक्शन केवल इस हाथ पे नहीं लगा, जैसे मैं यूं रगड़ रहा हूं, फ्रिक्शन सिर्फ इस हाथ पे नहीं लगा, इस हाथ पे भी लगा। मेरा केवल ये हाथ गर्म नहीं हुआ, ये हाथ भी गर्म हुआ है। ध्यान रखना, फ्रिक्शन का असर दोनों पे हुआ। तो अभी यदि मेरा सिस्टम ये है, मैंने यदि इसको सिस्टम माना हुआ है, किसको, ये जो ऊपर रखी है ब्लॉक, ठीक है, यदि मैं इसको टारगेट कर रहा हूं तो मैंने इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन दिखाया है, इस कवर पे, मोबाइल कवर पे, कि इस पर फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा। और अभी मैं सारी बात बता दूंगा तो टॉपिक आपको खतरनाक लगेगा, तो धीमे धीमे आपका लेवल बढ़ाऊंगा मैं, धीमे धीमे, ठीक है। तो इस पर ये फ्रिक्शन लगा, इसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन में भी कौन सा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी स्लाइड कर रही है, बॉडी इस पे स्लाइड कर रही है। अच्छा हमारी फिजिक्स में कहते हैं ना, आग फायर, आग का आविष्कार एक बहुत बड़ी क्रांति मानी जाती है। बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से एक क्रांति व्हील का आविष्कार भी। तो पहले कहां गाड़ी घोड़े बग्घी होती थी, लेकिन जब व्हील का आविष्कार हुआ, व्हील, लाइक दिस इज व्हील, ठीक है, तो जब ये रोल करेगा तो फ्रिक्शन ना, जो काइनेटिक फ्रिक्शन था उसमें रिवॉल्यूशनरी मिनिमाइजेशन, मतलब एक क्रांति आ गई। इतना भयंकर फ्रिक्शन होता था स्लाइड करने में, इतना भयंकर होता था, वो बहुत ही कम हो गया। लगेगा फ्रिक्शन, इधर लगेगा, तो बस यदि बॉडी रोल कर रही हो तो वो फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन बोल देते हैं, और यदि बॉडी स्लाइड कर रही हो तो उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोल देते हैं। लेकिन मैंने दोनों बार FK यूज किया क्योंकि है तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन की ये भी चलती फिरती डेफिनेशन मैंने क्या दी है अभी काम चलाने के लिए, दिस इज अ फ्रिक्शन फोर्स व्हिच कम्स इनटू एन एक्शन व्हेन बॉडी स्लाइड और मूव ओवर अनदर बॉडी, ठीक है। और ये फ्रिक्शन फोर्स तभी एक्शन में आएगा जब बॉडी टच टू टच कांटेक्ट में होगी, यानी ये जो फाइल है, यदि मैं इसको ऊपर से ले जा रहा हूं तो ये इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं लगा पाएगी, सूंघती रहेगी। फ्रिक्शन फोर्स ऐसा है जो कांटेक्ट में आने पे लगेगा। अच्छा कुछ फोर्सेस बिना कांटेक्ट के लग जाती है, जैसे धरती माता किसी भी बॉडी पे mg, जैसे ये धरती है, mg तो वो दूर से लगा देती है ना, एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट को दूर से ही खींच लेती है ना, तो ये इनके लिए कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं है, लेकिन फ्रिक्शन के लिए दो बॉडियों का कांटेक्ट में होना जरूरी है। अभी मैंने क्या किया, सबसे सस्ता टॉपिक उठाया है फ्रिक्शन में, महंगा तो ये है, और इसको समझ लिया तो इसके संग ये टॉपिक फ्री में, इसकी मैथमेटिक्स समझ ली तो इसकी मैथमेटिक्स फ्री में। लेकिन फिलहाल क्योंकि मुझे टॉपिक को थोड़ा सा इजी से स्टार्ट करना होता है, मैंने पहले काइनेटिक फ्रिक्शन स्टार्ट किया, कि काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब जब कोई बॉडी किसी पे चलती है तो उसमें एक उंगली होती रहती है हमेशा, जो उसके रिलेटिव मोशन का अपोज करती है। यदि मेरे मुंह से गलती से कभी ये निकल जाए कि मोशन का अपोज करना है, तो उसे गलती मानना, क्योंकि मोशन का अपोज नहीं करता फ्रिक्शन, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। तो ये बॉडी यदि इधर स्लाइड कर रही है तो इधर फ्रिक्शन लगेगा, उधर रोल कर रही है तो इधर फ्रिक्शन लगेगा। चलिए अब आते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन में, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या है कि दिस इज अ फ्रिक्शन फोर्स व्हिच कम्स इनटू एन एक्शन व्हेन बॉडी एक्चुअली मूव ओवर द बॉडी ओवर अनदर सरफेस। लेकिन पता है इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी स्टैटिक माने क्या होता है, रेस्ट। इट इज अ फ्रिक्शन फोर्स व्हिच कम्स इनटू एन एक्शन व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। क्या बात कर रहे हो सर, रेस्ट पे भी फ्रिक्शन लग जाता है? हाँ, यदि बॉडी रेस्ट पर भी हो तो भी फ्रिक्शन लग जाता है। वही चीज मैं अब इससे घूंघट उठा रहा हूं, इससे पर्दा उठा रहा हूं। ये तो सबको पता है कि बॉडी बचपन से ऑलमोस्ट फिजिक्स से इतनी दोस्ती भी ना हो, फिजिक्स का बंदा पढ़ा हुआ ना तो भी वो फ्रिक्शन वर्ड जान जाता है कि जब बॉडी कोई चल रही होती है तब फ्रिक्शन लगता है। लेकिन सच्चाई ये है, यदि बॉडी रेस्ट पर हो तो भी फ्रिक्शन एक्शन में आ सकता है। मैंने क्या बोला, आ सकता है, ये नहीं बोला कि रेस्ट पे हमेशा फ्रिक्शन होता ही होता है। ठीक, देखिए फ्रिक्शन केवल दो ही वजह से एक्शन में आएगा। फ्रिक्शन यदि एक्शन में आएगा तो सिर्फ दो ही वजह से,
या तो बॉडी एक्चुअली मूव करे, यदि बॉडी एक्चुअली या तो बॉडी एक्चुअली मूव करे, जैसे ये एक्चुअल में मूव कर रही है, या बॉडी ट्राई टू मूव करे लेकिन मूव कर नहीं पाई, मतलब उसने कोशिश की लेकिन वो कोशिश सफल नहीं हो पाई। ध्यान रखिएगा, सिर्फ इन 2 वजह के, यदि ये 2 वजह होंगी, इन 2 में से एक भी वजह होगी तो फ्रिक्शन आएगा। जैसे 1 मिनट मेरी बात समझना, जैसे मैंने इसको धक्का दिया तो ये मोशन में आ रहा है, तो इस समय काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन मान लो मैंने ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, सॉरी ज्यादा लगा दिया, अब तो नहीं ये मोशन में आ रहा। अब आप थोड़ा बाल की खाल निकाल के समझना, यार मैं इसमें फूंक मार रहा हूं, थोड़ी सी तेज मारता हूं, देखो अब तो बिल्कुल नहीं हिल रहा, कोई नहीं, चलो ठीक है। लेकिन अब सुनना, हमारा मैकेनिज्म का सिद्धांत, जो न्यूटन भैया का सिद्धांत है, वो क्या कहता है समझना। यदि ये हाथी है, ठीक है, अब हाथी ऐसे बना लेते, या कार है, चलो सपोज करो हाथी है ऐसे, मैं समझ में हाथी बनाना आता तो है, ठीक है, लेकिन इस समय जो देखो हाथी बनाना आपको भी सिखाता हूं, ठीक है, और अपने छोटे भाइयों को भी सिखा देना, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, देखो हाथी बनाना सिखाता हूं। ये दिखा, ये क्या चीज लग रही है आपको, बॉल, ठीक है, ये रहा हाथी दीवार के पीछे, ठीक है, अच्छा सिखा चुके हूं है नहीं, ये दीवार के पीछे हाथी, ठीक, ऐसे तो बना लूंगा मैं, चलिए, हाँ कभी बेटा घमंड नहीं करता ऐसे टैलेंट पे, कभी नहीं। हाँ तो मुद्दे पर आता हूं, सपोज करो ये हाथी है, ऐसे ही मान लेते हैं हाथी, ठीक है, और ये कायदा ये कहता है कि यदि मैं इस पे यूं चपत मारूं, हाथी पे पीछे से यूं करूं, चपत मारूं, तो ये मूव कर जाना चाहिए, ये मूव कर जाना चाहिए, क्योंकि ये एक विशाल का है, बॉडी है ये कोई, ठीक है। मेरे को कायदे से यदि मैंने इस पे हल्की सी भी फोर्स लगा दी तो इसे मूव करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि सपोज करो मैंने इसमें चपत लगा दी हल्की सी, एफ, मान लो 1 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो जब मैं एफ बराबर एम ए लगाऊंगा, है ना बेटा, कभी भी दिल से डिसीजन मत लिया करना, तुरंत मैथमेटिक्स सोचना, बताना मैंने इस पर एफ कितनी लगा दी 1, इसका मास कुछ भी हो इनटू ए, क्लियर है, मैंने इस विशाल काय बॉडी पर 1 न्यूटन की फोर्स लगाई, इसका मास कुछ भी हो इनटू ए, तो ए की वैल्यू कुछ तो आएगी, मतलब दैट इज ए 0 तो नहीं आएगा ना। इसका क्या मतलब है, बारीकी से समझो, कि यदि मैंने इस पे 1 न्यूटन की भी फोर्स लगा दी तो इसे एक्सेलरेट तो होना चाहिए ना, तो फिर जनरल लाइफ में क्यों नहीं एग्जीक्यूट होता हुआ दिखता है ये। देखो आपके दिमाग में खुद से क्वेश्चन आने चाहिए, खुद से आंसर भी ढूंढने की कोशिश करा करिए, लेकिन चलो आंसर नहीं ढूंढ पा रहे तो मैं कोशिश करता हूं। मैंने कैसी सिचुएशन दी कि मैंने यदि इस पे 1 न्यूटन फोर्स लगाई है, चाहे कितनी भी कम सही, मैंने फूंक मारी है इस पे, फूंक मारी 0.5 न्यूटन की, 0.5 न्यूटन की फूंक मार दी इस पे। जनरल लाइफ में आप क्या देखते हो, यार एक पत्थर अलमारी हो, मेरे फूंक मारने से थोड़ी नहीं खिसक जाएगी, मम्मी ने कहा बेटा ने अलमारी खिसकाना, मुझे सफाई करनी है ये, मम्मी लो, ऐसे थोड़ी नहीं होता। लेकिन हम जब फिजिक्स लगाएंगे कि मैंने 0.5 न्यूटन की फोर्स अलमारी पे मारी, तो ये खिसकी क्यों नहीं खिसकी, इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। वो इसीलिए नहीं हिली, कायदे से तो इसे हिलना चाहिए ना। तो मैं आपको एक बता दूं बात, यदि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस हो जाए, बाई चांस इमेजिन करो भगवान ने हमको शक्तिमान बना दिया, कुछ शक्तियां दे दी और मैंने उस शक्ति का प्रयोग करके ये फ्रिक्शनलेस सरफेस बना दी, बिलीव मी एंड बिलीव ऑन फिजिक्स, बिलीव ऑन न्यूटन भैया, कि यदि इस पे मैंने फूंक मार दी अलमारी पे तो ये खिसकना चालू हो जाएगी। हाथी को भी यदि मैंने प्यार से कह दिया शाबाश मेरे चीते, है ना, अब हाथी में चपत मार रहा हूं, शाबाश मेरे चीते, फीस नहीं आएगी तो मैं यही पढ़ाऊंगा। चल अभी तो सही, अभी तो सिर्फ एग्जाम में मैं बकवास कर रहा हूं, ठीक है, चलो कोई नहीं। तो यदि एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर एक हाथी खड़ा हुआ हो, ठीक है, और उसको मैंने हल्की सी चपत मार दी, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे हाथी खड़ा हुआ हो, उसको हल्की सी भी चपत मार दी, वो एक्सेलरेट हो जाएगा। ये आपके सामने ये इक्वेशन समझ में आ गया। लेकिन जनरल लाइफ में क्यों नहीं होता, जनरल लाइफ में इसलिए नहीं होता, आ जाइए अब जनरल लाइफ को देखते हैं। जब मैं 0.5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा होता हूं, जब मैं 0.5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा होता हूं, तो इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स भी एक्टिवेट हो जाता है, अवतार ले लेता है।
देव क्या कह रहे हैं, हाथी सुनो बेटा, यदि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, सुनो, यदि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है और ये हाथी है और इस पे मैंने यदि 0.5 न्यूटन की फोर्स लगा दी, हाथी खिसक जाएगा, एक्सीलरेट हो जाएगा, कुछ तो एक्सीलरेशन आ जाएगा और चलता रहेगा। इफ अ बॉडी इज इन मोशन देन इट विल रिमेन इन मोशन। लेकिन ये एक आइडियल कंडीशन है जब फ्रिक्शनलेस सरफेस है तब। लेकिन अब प्रैक्टिकल लाइफ में बताता हूं ऐसा क्यों नहीं होता। आइए, एक्चुअली जब मैं 0.5 न्यूटन की फोर्स लगाता हूं ना, जैसे एक्टिवेट करता हूं, तो तुरंत इन दोनों के बीच में एक 0.5 न्यूटन की फोर्स और एक्टिवेट हो जाती है। ये किसने लगा दी? यही तो है फ्रिक्शन फोर्स, यही तो फ्रिक्शन फोर्स है। इसी को मैं डिटेल में पढ़ाने जा रहा हूं। बताना 0.5 न्यूटन हमने लगाई हाथी पर या अलमारी पर, फूंक मारी मैंने, तुरंत उसके नीचे एक 0.5 न्यूटन और लग गई। ठीक है, 0.5 न्यूटन और लग गई। तो बताइए इस बॉडी पर नेट फोर्स कितनी हो गई? इस बॉडी पर नेट फोर्स हो गई 0, जो इस बॉडी को हिलने नहीं दे रही, चलने नहीं देगी। इसीलिए ये बॉडी रेस्ट पर है। तो ये कौन सी फोर्स है? ये है अप्लाइड फोर्स। कौन सी फोर्स है? अप्लाइड फोर्स। और ये कौन सी फोर्स है? हमने इसी को नाम दे दिया फ्रिक्शन फोर्स। क्या नाम दे दिया? फ्रिक्शन। क्योंकि इस फ्रिक्शन की वजह से बॉडी हिल नहीं पाई, उसने कोशिश तो की मूव करने की, लेकिन कोशिश सफल नहीं हो पाई। तो इस फ्रिक्शन फोर्स को हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। अंतर समझिए, काइनेटिक फ्रिक्शन में बॉडी वास्तविकता में मोशन में होती है, इसमें वास्तविकता में मोशन में। तो जब बॉडी एक्चुअल मूव करती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्शन में होता है, और जब बॉडी ट्राई टू मूव करती है, ट्राई टू मूव, एटलीस्ट इसने ट्राई तो किया। अब जैसे सपोज करो मैं यूं खड़ा हुआ हूं गुस्से में, या कोई भी बॉडी यूं करके रखी हुई है ना, इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। बिलीव मी, इस पे कोई फ्रिक्शन काम नहीं करेगा यदि कोई बॉडी कोशिश भी नहीं कर रही। एक और गलत फहमी मार्केट में है, ठीक है, कि हमें खड़े रहने के लिए भी फ्रिक्शन चाहिए। खड़े रहने के लिए फ्रिक्शन नहीं चाहिए होता हमें, ध्यान रखना। यदि कोई बॉडी ऐसे पड़ी हुई है ना, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, चुपचाप सीधा, तो ये बॉडी पे यदि कोशिश भी नहीं की जा रही चलाने की, तो इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। अलमारी खड़ी हुई है, उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। जब आप अलमारी को कोशिश करते हो, अब सुनना, ये एक अलमारी है, 3 सिचुएशन देता हूं। ये अलमारी है, ये अलमारी है और ये अलमारी है, ठीक है, और फ्रिक्शन है। एक सिचुएशन ये कि ये अलमारी पे कोई भी एफर्ट नहीं मार रहा। एक सिचुएशन, एक छोटा बच्चा आ रहा है, और छोटा बच्चा जिसने भी चलना सीखा है, तो वो धक्का दे रहा है अलमारी को, है ना, और एक ये बड़ा आदमी धक्का दे रहा है इस अलमारी को। अब इस अलमारी की सिचुएशन देखना, यदि बड़ा आदमी इस अलमारी को खिसकाने में कामयाब हो गया, मान लो उसने उसको खिसका दिया, रुको 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 रुको, वही बता रहा हूं, हाँ वही बता रहा हूं, कि यदि इसे खिसकाने में कामयाब हो गया, तो अब इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन होगा, इसको बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन। यदि अलमारी एक्चुअली में मोशन में आ जाती है तो। अब ये छोटा बच्चा बेचारे ने फोर्स लगाई तो होगी, कुछ आधा पद्धा कुछ तो फोर्स, लेकिन उसकी फोर्स, मान लो इस आदमी ने 200 न्यूटन फोर्स लगाई थी, 200 न्यूटन, और अलमारी खिसकनी चालू हो गई है, तो अब जो फ्रिक्शन होगा वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ये बच्चा है, इस अलमारी पे सपोज करो मात्र 2 न्यूटन फोर्स लगा पाया, कितना? 2, और अलमारी को 2 न्यूटन की फोर्स से खिसक नहीं पा रही है मान लो, तो इस समय जो फ्रिक्शन फोर्स होगा इसे क्या बोलेंगे? एफ एस। क्या बोलेंगे? एफ एस, स्टैटिक फ्रिक्शन। और इस समय यदि अलमारी पे कोई कोशिश ही नहीं हो रही, तो ना तो एफ एस है ना एफ के, दोनों 0 है इस समय, ना स्टैटिक फ्रिक्शन ना काइनेटिक फ्रिक्शन, सब कुछ 0 है। तो फ्रिक्शन फोर्स कब एक्शन में होता है? जब बॉडी मूव और ट्राई टू मूव करती है। मूव और ट्राई टू मूव, मूव और ट्राई टू मूव। क्लियर है? हाँ, अब आ जाइए। अभी मैं आपको, बेटा शुभम वेट करो, मैंने कहा ना मैं धीमे धीमे पर्दे उठाऊंगा, असली कलेश इसकी है। मेरा एक बार टॉपिक पूरा हो जाने तो, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मैं समझा दूंगा, बस थोड़ा वेट करो, ठीक। तो पहले तो ये समझिए कि फ्रिक्शन फोर्स एक्शन में कब आता है। तीसरे एग्जाम्पल में 200 न्यूटन अपोजिट भी तो होगा। अरे देव, मैं कह रहा हूं वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। देव के दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर 200 न्यूटन इधर है तो 200 न्यूटन इधर होगा ना। चलिए तो क्वेश्चन को साइड में रख देते हैं, ये मैं मानता हूं कि एक जायज क्वेश्चन है, लेकिन आप वेट करिए।
ठीक है, अब मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं 1 मिनट क्वेश्चन देव का फिर क्लियर कर दूं। उसने कहा कि सर यहां पे भी तो 200 न्यूटन आएगा, तो मेरा जवाब है नहीं। लेकिन इस नहीं को समझने के लिए एक काम करते हैं, देखिए जैसे सपोज करो ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये कोई सरफेस है और इस पे कोई बॉडी रखी हुई है, ये कोई बॉडी रखी हुई है, ठीक है। जैसे एक बात हो, जैसे हर आदमी की एक हाइट होती है, लंबाई, हाइट, ब्रेथ, वेट, रंग, रूप, ये सब होते हैं ना, वैसे ही जब कोई बॉडी बनती है और किसी सरफेस पे रख दी जाए, जैसे ये कोई सरफेस है, उस पर मैंने बॉडी रख दी, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन एफएस, वो एक लिमिट तक पीछा करता है, एक लिमिट तक पीछा करता है। और हर बॉडी के लिए वो लिमिट अलग अलग भगवान ने डिसाइड करी है। ये सेंटेंस समझ में नहीं आया, ऊपर से गया, ऊपर से गया, मुझे पता है, ठीक है, मैं पढ़ाता हूं, मुझे पता है कि क्या चीज ऊपर से जाती है क्या। फ्रिक्शन, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, वो हर बॉडी के लिए, हर बॉडी पे एक लिमिट तक पीछा करता है, एक लिमिट तक पीछा करता है। अच्छा ये बताओ, खाना खाने की लिमिट सबकी अलग अलग होती है ना, हर आदमी की खाना खाने की लिमिट, कोई 2 रोटी में पेट, एक छोटा बच्चा है उसका आधी रोटी में पेट भर जाता है, अरे बिल्कुल ही छोटा होता है तो 4 चम्मच दूध में ही पेट भर जाता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो 1 रोटी खाता है, थोड़ा और बड़ा होता है तो 4 रोटी खाता है, मुझ जैसा बड़ा हो जाए तो रुकता ही नहीं है ना। शादी में जब जाता हूं तो मैं एटलीस्ट लिफाफा कितना रख रहा हूं उस हिसाब से खाता हूं, कम से कम वो तो वसूल कर लूं, ठीक है। अच्छा खाने में मुझे एक चीज याद आई, आपको सुनाता हूँ। एक बार, अच्छा गांव के लोगों की ना खाने की कैपेसिटी बहुत अच्छी खासी होती है। एक आदमी रैंडमली गांव घूमने गया, तो वहां एक टार्जन टाइप का आदमी था। उसने देखा कि वो आदमी 100 रोटी एक बार में खा रहा है, 100 रोटी एक बार में खा गया। उसने कहा ये तो बड़ी अच्छी है ना कला है, इसमें आर्ट है, इसको ले जाके मैं अपने सर्कस में दिखाऊंगा। आजकल तो बहुत बहुत तरीके के शो होते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा ये। उसने कहा मैं अपने सर्कस में, वो सर्कस से रिलेटेड था, उसने उस आदमी से कहा यार एक बात बता, तू ये काम जो 100 रोटी खाता है तू मेरे सर्कस में करेगा, मैं सैलरी दूंगा तुझे। वो राजी हो गया, यार बेरोजगार आदमी था, शहर में सर्कस लगा, ऐड हो गया, हम आपको एक आदमी दिखाएंगे जो आपके सामने लाइव 100 रोटी खा के दिखाएगा। यार उस एड की वजह से पहला जब शो हुआ हाउसफुल गया, सुबह क्या कहते हैं 9 बजे ही पहला जब शो हुआ, उस आदमी ने लाइव 100 रोटी खा के दिखाई। मैनेजर को लालच बढ़ गया, मैनेजर ने कहा यार बाहर और पब्लिक है, अभी तो मैं और कमा सकता हूं। तो उसने उस आदमी से कहा यार एक 100 रोटी और खा ले, मतलब एक शो और ले लूं तेरा, पैसे मिलेंगे। अरे हाँ क्यों नहीं, पैसे तो मैं दूंगा तुझे। वो फिर राजी हो गया, बेचारा कितना बेरोजगार आदमी था। फिर अगला शो हुआ 11 बजे भीड़ आई फिर से, उसने फिर 100 रोटी खा गया, वो फिर 100 रोटी खा गया। लिमिट देखना, मैंने कहा यार भाई एक शो और कर दे, उसे पैसे मिल रहे थे, उसने फिर एक और शो कर दिया, फिर 100 रोटी खा गया। ऐसे करते करते रात के मतलब 6 बज गए शाम के, भीड़ खत्म ही नहीं हो रही। मैनेजर कह रहा भाई एक शो और कर दे। तो पता है वो आदमी गुस्से में क्या बोला, अला आदमी तुम्हारे लिए दिन भर काम ही करता रहे, घर जाके रोटी वोटी ना खाए हैं, घर जाके रोटी वोटी भी खानी होती है ना, बस काम ही काम करते रहे। तो उसके लिए उसने उसे ऐसे काम माना, अभी तो उसे घर पे जाके रोटी खानी है। अच्छा जब मैं काफी मोटा हो गया था ना, काफी मोटा, तो मैं डॉक्टर के पास मैं सलाह लेने गया, तो डॉक्टर ने मेरी डाइट पूछी। तो मैंने कहा मैं सुबह 4 सैंडविच, 2 ऑमलेट, 2 गिलास दूध, दोपहर को 12 रोटी, चावल, ये सब बताया। तो डॉक्टर बोला ओ नहीं 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 इतना मत खाया करो, तुम एक काम करो, तुम्हें दवाई की जरूरत नहीं है, तुम 2 रोटी दोपहर खाओ, 2 रोटी रात को खाओ, बस यही है दवाई तुम्हारी। अच्छा यही है दवाई, 2 रोटी दोपहर को खाओ, 2 रोटी रात को। तो मैंने ये पूछा डॉक्टर साहब ये दवाई मुझे खाना खाने के बाद लेनी है या पहले लेनी है, क्योंकि दवाई तो ऐसी ली जाती है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो जैसे हर आदमी की लिमिट अलग अलग होती है, हर आदमी की लिमिट अलग अलग होती है ना, कोई 2 रोटी खाता है, कोई 4 रोटी खाता है, ऐसे ही हर बॉडी में एक लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। ये वर्ड नहीं समझ में आ रहा तो समझिए, कोई भी बॉडी होती है उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन एक लिमिट तक पीछा करता है। उस पीछा करने को समझाने के लिए सपोज करिए ये बॉडी तब तक नहीं हिलेगी जब तक मुझे 50 न्यूटन फोर्स नहीं दोगे, मतलब 50 न्यूटन फोर्स तक हिलेगी नहीं, 50 न्यूटन तक अंगद के पैर की तरह डटी रहेगी। ये साफ कह रही है कि मुझे जब तक तुम 51 न्यूटन फोर्स नहीं दोगे जब तक मैं खिसकूंगी नहीं। इसके नखरे
इसके नखरे हैं। ये साफ कह रही है कि जब तक तुम मुझे 51 न्यूटन की फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, जब तक मैं खिसकूंगी ही नहीं। ये इसने शर्त रख दी। और आप देखते हो ना जनरल लाइफ में कि कोई बॉडी को जब तक एक उसके अकॉर्डिंग फोर्स ना लगा तो वो खिसकती नहीं है जनरल लाइफ में। ठीक है, तो इसने एक शर्त रख दी, तुम मुझे 51 न्यूटन फोर्स नहीं दोगे जब तक 50 से ऊपर जब तक नहीं दोगे, जब तक मैं खिसकूंगी नहीं, हिलूंगी नहीं। ठीक है, जैसे शादी वाली घोड़ी में जब तक क्या कहते हैं 1000 रुपए का नोट नहीं दो ना, तो शादी की घोड़ी भी इतना ट्रेन करके लाते चलती नहीं है। तो चलिए, अब यदि मान लो मैंने इस पे एफ अप्लाइड 0 न्यूटन लगाई तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा ही नहीं। इसमें ध्यान रखिएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, मान लो अब देखना, यदि मैंने इस पर 2 न्यूटन की फोर्स लगाई, सब लोग समझना, जैसे ही मैंने इस पर 2 न्यूटन की फोर्स लगाई तो पता है भगवान ने क्या कलेश मचा रखी है फ्रिक्शन में। जैसे ही आप 2 न्यूटन लगाओगे तुरंत 2 न्यूटन की फोर्स एक्टिवेट हो जाएगी, एफएस, तुरंत, मतलब अपने वो सूंघ लेती है। ये 2 न्यूटन की फोर्स लगा रही है तो ये 2 न्यूटन ही एक्टिवेट हो जाती है। तो बताइए, इस बॉडी पे 2 न्यूटन आपने लगाई, 2 न्यूटन वो एक्टिवेट हो गई अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, इसका जो इंपेंडिंग मोशन है, ट्राई टू मोशन, वो इधर है, तो फ्रिक्शन ना सूंघ लेता है, साला ये बॉडी जाने किधर वाली है, तो उसे लग रहा है कि ये इधर खिसक जाएगी, तो उसने फ्रिक्शन में इधर अपोज कर दिया। तो जैसे ही आपने 2 न्यूटन लगाई वो 2 न्यूटन एक्टिवेट हो गया, तो इसमें नेट फोर्स हो गई 0, नेट फोर्स 0 हो गई। अच्छा, हमें क्या लगा कि इसको और फोर्स लगाते हैं। देव बेटा समझना, मतलब सभी लोग समझना, मान लो हमने इस पे 15 न्यूटन फोर्स बढ़ा दी, तो जैसे ही हम 15 न्यूटन फोर्स लगाएंगे ना, अलग फ्रिक्शन को भगवान ने बड़ा जादू सा बनाया है, ये तुरंत सूंघ लेता है, तुरंत सूंघ लेता है। अच्छा 15 न्यूटन, तो इसने 15 न्यूटन अपने आप को सेट कर लिया, इसने अपने आप को 15 न्यूटन ही सेट कर लिया। तो 15 न्यूटन 15 न्यूटन 15 न्यूटन, हाँ हाँ वही बता रहा हूं शिवम, आ रहा हूं, 15 पे 15, तो अभी भी इस पे नेट फोर्स कितनी है, 0, नेट फोर्स 0। ये बॉडी नहीं खिसक पाएगी, क्योंकि ये बॉडी खिसक नहीं पाएगी इसलिए मैं यहाँ फ्रिक्शन का नाम स्टैटिक फ्रिक्शन बोल रहा हूं, क्योंकि बॉडी अभी भी रेस्ट पर है। हमें लगा कि शायद हम कुछ गलत कर रहे हैं, हमने कहा शायद डायरेक्शन का कुछ कलेश है, तो हमने देखना बेटा इसका नेचर समझिए। हमने क्या किया, 15 न्यूटन इधर अप्लाई करके देखा कि शायद इससे कुछ हो जाए, इधर इससे कुछ चेंज हो जाए, एफ ए, ठीक है, भाग्य बदल जाए, पलट के देखते हैं। हमने अप्लाइड फोर्स इधर लगाई, फ्रिक्शन फोर्स का एक और नेचर आपके सामने अपने आप ही एडजस्ट कर लेता है, सूंघ लेता है। ये ले, एफ एस इक्वल टू 15 न्यूटन। हालांकि हम 15 लगा रहे तो 15 बन जाता है, 2 लगाते हैं तो 2 हो जाता है, 0 लगाते हैं तो 0 रहता है, हालांकि खिसकने नहीं दे रहा। लेकिन ये जो एफ एस है ना, एक बार और परेशान करता हूं, थोड़ा इधर आते हैं। मान लो हमने इस पे है ना, इधर अप्लाइड फोर्स सपोज करो 30 न्यूटन लगाया, कितना, 30, तुरंत 30 हो गया इधर। ये यार ये खिसकने देगा या नहीं खिसकने देगा, बॉडी खिसक ही नहीं रही। 30 हमने लगाया, 30 इधर लग गया। ये फ्रिक्शन फोर्स की खास बात है, ये सूंघ लेता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अपने सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करता है। फिर सपोज करिए नेक्स्ट, और ये सेकंड लास्ट फिगर, मान लो मैंने इस पर 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, कितना, 50। मैंने अभी आपको यहां मिटा दिया, यहां लिखा था कि फ्रिक्शन ना, स्टैटिक फ्रिक्शन एक लिमिट तक ही पीछा करता है, एक लिमिट तक ही पीछा कर पाता है। और सपोज करो जैसे ही आपने 50 न्यूटन लगाया, ये फिर साला 50 हो गया, ये भी 50 हो गया, 50 ने 50 को कैंसिल कर दिया, ये बॉडी अभी भी नहीं खिसकी। यानी अभी तक फिगर को ऐसे रीड करना है, ऐसे रीड करना है, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। हमने 50 न्यूटन का एफर्ट लगाया तो 50 न्यूटन का उसने बैक मार दिया अपोजिट डायरेक्शन में, ये हमें खिसकने दे ही नहीं रहा, अभी भी बॉडी रेस्ट पर है। अच्छा, इन सभी फिगर में बॉडी ट्राई कर रही है मूव करने की, इस फिगर को छोड़ दे तो बाकी सब फिगर में बॉडी ने ट्राई तो किया, अप्लाइड फोर्स ने कोशिश तो की खिसकाने की, लेकिन अप्लाइड फोर्स इतनी कामयाब नहीं हो पाई, काफी नहीं हो पाई जो इस बॉडी को मूव करा पाए। तो बॉडी ने सिर्फ ट्राई करी लेकिन सफल नहीं हो पाई, तो इसलिए इस फ्रिक्शन को बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, यदि बॉडी रेस्ट नहीं रह गई। अब सुनना, यदि मान लो मैंने इस पे चिन्नी सी भी फोर्स बढ़ा दी, ठीक है, मान लो मैंने 51 न्यूटन कर दी,
तो 51 न्यूटन करती, जैसे होती है ना रस्सी, रस्सी वाले सवाल किए थे, एक लिमिट से ज्यादा फोर्स लगाओगे तो टूट जाती थी, ऐसे ही यदि एक लिमिट से ज्यादा फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन का जो बैरियर है वो टूट जाता है। ये हर बॉडी के लिए अलग अलग होता है। मैंने पहले बोल दिया था कि मान लीजिए कि इस बंदे की, इस बॉडी की रोटी खाने की कैपेसिटी सपोज करो 50 रोटी खा सकता है, इमेजिन करो, तो ये सपोज करो 50 न्यूटन तक पीछा कर पाएगी, ठीक है। इसके बाद जैसे मैंने 51 न्यूटन फोर्स लगाया, ठीक है, तो ये इससे आगे नहीं बढ़ पाएगी, ये 50 न्यूटन से ऊपर नहीं जा पाएगी। अब देव समझना, यानी फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन, वो एक लिमिट तक ही पीछा करता है, उस लिमिट के पार वो पीछा नहीं कर पाएगा। इस एग्जाम्पल में वो लिमिट थी 50 न्यूटन। कितनी थी? 50 न्यूटन। और उस 50 न्यूटन तक उसने पीछा किया। उस 50 न्यूटन की बाधा यदि हम तोड़ दें, मान लो मैंने 51 न्यूटन फोर्स लगा दिया, तो ये बॉडी ना मोशन में आ जाएगी, और फ्रिक्शन फोर्स उस लिमिट से ऊपर नहीं आ पाएगा। अब देव समझ में आ गया देव कि अब ये बॉडी मोशन में आ जाएगी। 1 मिनट में आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं। इतनी बात समझ में आ गई कि ये 51 नहीं हो पाएगी अब, ठीक है। तो अब जैसे ये मोशन में आ जाएगी, पहली बात तो हम इसे एफ के लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एफ के। इस एफएस को, किस एफएस को? इस वाले को एफएस मैक्सिमम बोलेंगे। एफएस मैक्सिमम। इन सबको है तो ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन ही है, तो ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन ही, लेकिन इस एग्जाम्पल का जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन था वो 50 न्यूटन था। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो एक लिमिट तक पीछा करता है, जो हर बॉडी के लिए अलग अलग होगा। जैसे हर आदमी के लिए हर रस्सी की टेंशन झेलने की क्षमता अलग होती है, कोई 200 न्यूटन पे टूटती है, कोई 300 पे टूटती है। तो वैसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन की बाधा किसी में 50 न्यूटन पे टूट पाएगी, किसी में 50 पे भी नहीं टूटेगी। हो सकता है 100 न्यूटन फोर्स लगानी पड़े तब जाके टूटे। पहली बात ये, इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस वैल्यू को क्या बोलेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस वैल्यू को ध्यान रखना, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन वर्ड लिमिट से बना है। फ्रिक्शन की जो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो लास्ट लिमिट होती है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज, लिमिटिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन बताइए, क्या बनाओगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं एफएस मैक्सिमम से। लिमिटिंग फ्रिक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एफएस मैक्सिमम से। तो क्या डेफिनेशन बनाओगे? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज दैट स्टैटिक फ्रिक्शन, बोलो बोलो, एट विच, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज दैट स्टैटिक फ्रिक्शन एट विच बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मोशन। बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मोशन। बॉडी, बारह लिखता हूं, बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मोशन। इन शब्दों का मतलब बता देता हूं। वर्ज ऑफ मोशन, वर्ज का मतलब होता है कगार। जैसे कोई बूढ़ा आदमी होता है तो हम बोलते हैं ना, वो तो यार मौत के कगार पर है ना। 90-95 साल का होता है तो हम बोलते हैं मौत के, अब कभी भी खत्म हो सकता है, मौत के कगार पे। दहलीज, दहलीज बोलते हैं ना, बाउंड्री, बिल्कुल दहलीज, कगार। ये नहीं समझ में आया तो धप्पा, धप्पा जानते हो? आइस पाइस धप्पा खेलते हैं तो बिल्कुल एक आदमी जैसे हम छुपा हो पीछे यूं करके और ढूंढने आ रहा है कोई इधर उधर, तो ये हाथ लेके तैयार रहता है कि जैसे आएगा धप्पा, जैसे आएगा धप्पा के लिए तैयार रहता है ना। तो बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मोशन है, मतलब यहां बॉडी मोशन पर नहीं है, लेकिन मोशन की दहलीज पर आ चुकी है, तैयार है चलने के लिए। गेट सेट गो बोलते हैं ना, गेट सेट गो, मोशन की दहलीज पे आ चुकी है। बस थोड़े से एफर्ट और बढ़ा दो, प्लीज थोड़े से एफर्ट और बढ़ा दो, तो बॉडी मोशन में आ ही जाएगी। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन की, इट इज दैट मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, it is that maximum static friction at which the body is at the verge of motion। समझ गए verge of motion? एक चीज और जो मैंने अभी इसमें गलत लिख रखी है उसे सही करता हूं। एक बार जैसी बॉडी मोशन में आ जाए, जैसी बॉडी मोशन में आ जाएगी, देखो मैंने 51 न्यूटन लगा दी, आपने लिमिटिंग फ्रिक्शन की बाधा को पार कर दिया, तोड़ दिया, बॉडी मोशन में आ गई, तो मैंने इसको क्या नाम लिखा? एफ के। लेकिन जैसी बॉडी एफ के आ जाती है ना, तो थोड़े से नखरे कम हो जाते हैं फ्रिक्शन के, इसे 48 या 49 न्यूटन कर सकते हो। मतलब जैसे ही एक बार हम बॉडी को मोशन में लाने में सफल हो जाएंगे,
है ना। आपने देखा होगा जैसे आप कोई अलमारी खिसका रहे हो या कोई बहुत बड़ा पत्थर खिसका रहे हो, शुरुआत में दम लगता है, जोर लगा के हाई सा, लेकिन एक बार मोशन आ जाए उसके बाद इतने दम नहीं लगाने पड़ते, फिर थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो यानी जैसे ही एक बार बॉडी में आप लिमिटिंग फ्रिक्शन की बाधा पार कर दोगे तो बॉडी पे काइनेटिक फ्रिक्शन एक्टिवेट होगा, नो डाउट, क्योंकि बॉडी मोशन में आ गई। दूसरी बात, काइनेटिक फ्रिक्शन के थोड़े नखरे कम हो जाएंगे, नखरे 49 48 कुछ इस अंदाज में, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन के नखरे थोड़े कम हो जाते हैं। और इसके बाद का फिगर भी बता दूं, यदि मान लो काइनेटिक फ्रिक्शन ये कांस्टेंट हो जाता है, फिर जैसे सपोज करो यदि इससे अगला फिगर, मान लो मैंने अप्लाइड फोर्स 80 न्यूटन कर दी, तो बॉडी और तेज भगेगी, थोड़ी और तेज भगेगी भाई अब तो काइनेटिक फ्रिक्शन लेकिन फिर उतना ही रहेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन यदि यहां 48 न्यूटन सेट हो गया तो 48 ही रहेगा। मतलब वेरिएबल इनमें से कौन सा रहा, स्टैटिक फ्रिक्शन वेरी करता है, और वो कहां तक पीछा करता है, कहां तक पीछा करता है, वो एक लिमिट तक पीछा करता है, उस लिमिट को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसका फॉर्मूला मैं बताऊंगा वो कैसे कैलकुलेट होता है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि फलानी बॉडी के लिए वो बैरियर 50 न्यूटन का है, ढिकानी बॉडी के लिए वो बैरियर 100 न्यूटन का है, उस बॉडी के लिए ये बैरियर 200 न्यूटन का है, ये हर बॉडी के लिए अलग अलग होता है। हर बॉडी की रोटी खाने की कैपेसिटी अलग अलग, वैसे ही लिमिटिंग फ्रिक्शन का पीछा करने की जो हर बॉडी के लिए अलग अलग होगा। होपफुली कि आपको यहां तक शायद समझ में आया, यहां तक समझ में आया। ध्यान रखना फ्रिक्शन यहां पे नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। यदि बॉडी कोशिश भी नहीं कर रही, बेटा कोशिश सफल हो या ना हो, तुम कोशिश भी नहीं कर रहे तो ध्यान रखना यहां स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही बंदे ने कोशिश की, इसकी कोशिश को इसने कैंसिल कर दिया, आपने कोशिश बढ़ाई लेकिन उसने भी अपनी कोशिश बढ़ा दी, ठीक है। नहीं बेटा अरे काइनेटिक फ्रिक्शन मिनिमम कहां हुआ बेटा, तुम्हारा ये तो 48 न्यूटन सेट है ना बस। देख यदि तुम्हारा हल्का सा भी मोशन है तो भी 48 न्यूटन है, तुमने थोड़ा और बढ़ा दिया तब भी 48 न्यूटन है। अच्छा पहले इसका ग्राफ, अच्छा आप इसका ग्राफ बना सकते हो। यदि मैं यहां कहूं फ्रिक्शन और यहां कहूं अप्लाइड फोर्स, है ना, यहां अप्लाइड फोर्स यहां फ्रिक्शन, तो क्या इस फिगर को देख के अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन के बीच में ग्राफ बना सकते हो। तो देखिए जब आपकी जीरो थी फोर्स, जब जीरो थी तो ये जीरो थी, जब आपकी अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन थी तो ये भी 2 न्यूटन हो गई, जब ये थी ये, तो थोड़ी देर तक तो ग्राफ ऐसे बनेगा, बोलो मानते हो या नहीं यहां तक ग्राफ। सुबह अभी समझने की कोशिश मत कर, इसे एज अ प्रॉपर्टी पढ़, क्योंकि यदि हम ना पहले दिन से ही डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे, पहले दिन ही यदि हम हाथ छोड़ के साइकिल चलाना सीखेंगे ना, तो आप साइकिल भी नहीं सीख पाओगे। अभी बस आप इसको एज अ प्रॉपर्टी समझिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन एक लिमिट तक पीछा करता है, और जैसे हम उस बाधा को तोड़ देंगे काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा। एक बार बॉडी को बस मोशन की दहलीज पे लाना है, जैसे हम उसे मोशन कराने में सफल हो गए तो काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा इस वैल्यू से। इसको एज अ प्रॉपर्टी पढ़िए, ठीक है। यदि हम ज्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे तो हमारे हम टॉपिक को खुद के लिए कठिन कर लेंगे, ठीक है। तो अब सुनिए, पहले ये ग्राफ समझ में आया यहां तक, अभी पूरा नहीं बनाया मैंने। देखो जब ये जीरो थी तो ये जीरो थी, जब ये अप्लाइड फोर्स बढ़ाई तो फ्रिक्शन बढ़ गया, और बढ़ाई तो और बढ़ गया और बढ़ गया। ये क्या है बेटा, ये सपोज करो ये वैल्यू 50 न्यूटन, तो ये है एफएस मैक्सिमम। क्या है ये, एफएस मैक्सिमम, क्योंकि एफएस मैक्सिमम ने हमारा 50 न्यूटन तक पीछा कर लिया। लेकिन जैसे ही आपकी अप्लाइड फोर्स 51 न्यूटन 52 न्यूटन 53 न्यूटन होगी, तुरंत काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसे चलेगा। यानी समझना